नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको यूपी टेट 2021 के लिए मैं आपको ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस करा रहा था जो दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा पार्ट नंबर 4 है और दोस्तों हम इसी के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लगभग दोस्तों 15 से 2000 प्रश्न हम इसके सॉल्व करेंगे, जिससे दोस्तों आपके ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप उन्हें आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है, दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा काम करना होगा। दोस्तों आपको करना क्या होगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों आज के हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और आज की हमारी क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों बात करते हैं हम वायुदाब मापने वाले यंत्र की। तो जो हमारा वायुदाब होता है ये दोस्तों हमें बैरोमीटर से हम इसको मापते हैं। बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए Hg मीन्स दोस्तों पारा। आपका क्या जो पारा होता है, ये पारा नामक धातु जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। क्या होता है कि बैरोमीटर में यदि आपका पारा नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आंधी या तूफान आने वाला है। ठीक। और यदि थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान, और बात करते हैं दोस्तों इस थर्मामीटर की, तो ये जो थर्मामीटर होता है इससे मनुष्य के तापमान, शरीर का ताप मापते हैं। ठीक है। और आपका जो सिस्मोग्राफ होता है इससे हम भूकंप की तीव्रता भी मापते हैं। ठीक। और आपका जो हाइग्रोमीटर होता है इससे हम वायुमंडल की आर्द्रता मीन्स उसमें कितनी नमी है हमारे वायुमंडल में, हम उसको मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये आज का ये वाला प्रश्न आपका बिल्कुल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप अगर उसको सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको सर्च करना होगा स्टडी विद हिमांशु गोयल। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना होगा स्टडी विद हिमांशु गोयल और आपको हमारा ये ग्रुप मिल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं सर्च से मिलता है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आसानी से हमसे ऐड हो सकती है। तो हमारा जो इसका आंसर था, तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 बैरोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वीटी कपास है। वीटी कपास है, कैसा है? एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक संकर पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधीय पौधा। बात करते हैं हम वीटी की, तो जो वीटी कपास होता है ये हमारा एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। कैसा दोस्तों? ट्रांसजेनिक पौधा होता है। इस कपास के पौधे में वैसिलस, क्या वैसिलस जो आपका होता है वैसिलस थुरीजीनसिस। ठीक है, थुरीजीनसिस आपकी जीवाणु उपस्थित होता है इसमें। ठीक है, इसी जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है। जो वीटी कपास होता है इसमें जो आपके कीटनाशक होते हैं उसकी क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। ये वही वीटी कपास है जिसमें कौन सा जीवाणु होता है? आपका जीवाणु होता है वैसिलस थुरीजीनसिस। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? H2S, SO2, HCl या फिर N2। ठीक, बात कर रहे हैं हम वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो इसका जो मुख्य कारक है वो हमारा SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो इसका दोस्तों क्या होता है
ये हमें उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किससे? SO2 से। ठीक है, तो वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? हमारा SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है जिससे सर्वाधिक उत्पादन होता है? क्या है? टुंड्रा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा, वन, सवाना और मरुस्थल। तो हमारा इसमें आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर वी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के प्रयोग में आता है? मतलब आम किससे पकाए जाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बाइड से या फिर कैल्शियम क्लोराइड से। बात कर रहे हैं कि आम जो हमारे हैं ये किस केमिकल से पकाए जाते हैं? तो ये हमारे पकाए जाते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। आम तथा जो अन्य फसलें होती हैं इसी को पकाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड का हमारा जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है CaC2। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। कौन सी गैस दोस्तों? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन जो आपकी गैस होती है इसका उत्सर्जन होता है जो फल को पकाने में सहायता करता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला 6वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन से हमारे टाइफाइड, एड्स, एनीमिया और टिटनेस। बात कर रहे हैं कि जो दूषित जल होता है इसको पीने से दोस्तों हमें टाइफाइड फैलता है। जो टाइफाइड होता है ये रोग दोस्तों आपको दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर मतलब आंत का बुखार कहते हैं। ये जो आपका टाइफाइड होता है ये आपका आंत का बुखार होता है दोस्तों। किसका? आंत का बुखार होता है ये। ठीक है, जिसे हम आंत्र ज्वर भी कहते हैं। यह रोग आपका जो होता है ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। कौन सा दोस्तों? आपका ये जो जीवाणु है वो कौन सा आपका? वो जीवाणु आपका है दोस्तों साल्मोनेला। ठीक है, टाइफोसा इस जीवाणु से ये फैलता है। कौन सा? हमारा टाइफाइड जो रोग होता है ये हमारा साल्मोनेला टाइफोसा से फैलता है और ये दूषित जल में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला 7वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? N2O, CO2, CO और CH4। बात कर रहे हैं हम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें से जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी CO, ये गैस आपकी नहीं है। ठीक है, और ये आपकी क्या होती है? ये आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? ये आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका ये रासायनिक नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, यह गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस है। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है। तो ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों आपकी वो गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है और आपकी मीथेन है, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। ठीक है, ये सभी आपकी कैसी है? ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं तथा ये जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां हमारा क्या है? इनमें से कौन द्विजीवपत्री पौधा है? बांस,
केला, गन्ना या फिर सरसों। तो बात कर रहे हैं यहाँ की द्विबीजपत्री का मतलब है जिसमें दो बीज हो, जिनके बीज दो पत्ती वाले होते हैं। कैसे दोस्तों? दो पत्ती वाले होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो वो हमारे होते हैं दोस्तों सरसों। सरसों का आपने देखा होगा, सरसों में यहाँ द्विबीजपत्री मतलब इसका जो पत्ता होता है इसके द्विबीज, मतलब आपने देखा होगा सरसों की जो कौस होती है वो इस तरीके की होती है, इस तरीके की। आपके इस साइड भी होते हैं, इस साइड इस तरीके की आपकी सरसों की जो कौस होती है, जिसे फली कहते हैं, वो इसी प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, तो वे फसलें जिनके बीज पत्ती वाले होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, जैसे कि सरसों है, आपकी अरहर है, मटर है, चना है आदि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सरसों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9वां है दोस्तों, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फिर पेलिसैड के द्वारा। तो पौधों में जो जल अधिग्रहण है, अधिग्रहण का मतलब है कि जल का अवशोषण तथा संचरण क्या करता है? तो दोस्तों जल का जो संचरण और अवशोषण है ये हमारा जाइलम करता है। क्या दोस्तों? जाइलम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जाइलम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 10। ठीक, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? प्रथम साहित्य स्रोत की बात कर रहे हैं। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ये दोस्तों गलत लिखा है, यहाँ यजुर्वेद होना चाहिए, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमारा इसमें जो हमारा सबसे प्रथम जो साहित्य स्रोत है ये हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ है ये ऋग्वेद। ठीक है, इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। किसको? इंद्र को। ठीक है, और 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल, किसमें? 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी मिलता है। इस ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त व 10 मंडल है। कितने दोस्तों? 10 मंडल हैं। ठीक, 1028 आपके सूक्त हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा प्रश्न नंबर अगला है 11वां। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99%, तो कौन कौन सी? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन और ऑर्गन एवं ओजोन। बात करें दोस्तों वायुमंडल में हमारी 99% जो गैसें हैं वो हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन दोस्तों बात करते हैं कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा पूछ ली जाए तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है। कितनी दोस्तों? 78% हमारी नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कितनी दोस्तों? 21% है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की जो कुल मात्रा है वो हमारी 99% है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। 12वां प्रश्न क्या है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो जो पर्यावरणीय अध्ययन होता है इसका जो शैक्षणिक भ्रमण होता है इसका जो मूल उद्देश्य है वो है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। क्या बात करते हैं दोस्तों कि पर्यावरणीय जो अध्ययन है इसमें शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रतीत करना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दोस्तों इसमें हमारा एक मिनट, इसमें हमारा आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। 13वां प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है कि एक कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, उसमें अधिक जल होना, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी
या फिर मिट्टी आपकी कठोर होती है। अब बात करते हैं कि कारकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। तो दोस्तों शुष्क मिट्टी जो आपकी होती है, इसमें इसी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। क्या होगी? लवण सांद्रता इसमें अधिक होगी, क्योंकि शुष्क मिट्टी है इस वजह से। ठीक है, चलिए हमारा इसमें आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होना, या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो हमारा दोस्तों क्या बात कर रहे हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों ये हमारा आवश्यक है, इससे क्या होता है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। ठीक है, कि परीक्षा होगी और अगर हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो उनके अंदर कोई भय नहीं होगा। ठीक है, जिससे छात्रों को अधिगम संबंधी समस्याओं के कारण अवरोध न उत्पन्न हो तथा साथ ही निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों को परीक्षा का अनावश्यक भय भी ना हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 15। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले जो पशु होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पर परागण द्वारा, बीज प्रकीर्णन द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। बात कर रहे हैं कि यहाँ पे चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं? वो चुनकर चरते हैं। घास चरने वाले जो पशु होते हैं वो सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिसमें वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर हमारा 16। 16वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। बात कर रहे हैं आपको स्वस्थ अस्थियां। जब अस्थियां हड्डियों की बात की जाए तो दोस्तों हड्डियों के लिए हमें कैल्शियम और हमें सूर्य के प्रकाश मीन्स बोले तो विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों जो होता है आपका, विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसका नाम होता है दोस्तों आपका कैल्सीफेरॉल। क्या होता है आपका? कैल्सीफेरॉल इसका आपका रासायनिक नाम होता है। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होता है हमें, क्या? कैल्सीफेरॉल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? किसमें? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, माउंट कंचनजंगा या फिर माउंट धौलागिरी। तो दोस्तों हमारी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी माउंट K2। ठीक है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी K2 है। K2 जो है ये आपकी गॉडविन ऑस्टिन। यह जो चोटी है दोस्तों आपकी, ये जम्मू कश्मीर के कहाँ? काराकोरम जो श्रेणी है आपकी ये वहां पर स्थित है। ठीक, इस चोटी की ऊंचाई आपकी 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों आपकी एवरेस्ट है। जो आपकी माउंट एवरेस्ट है यह आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो हिमालय की ही चोटी है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों आपकी कितनी है? इसकी आपकी ऊंचाई है 8,848। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 18वां। प्रश्न नंबर 18वां जो है वो हमारा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर,
विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। बात कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि है ये किस पर आधारित है? तो दोस्तों खेल के द्वारा ही बच्चे प्राथमिक स्तर पर सीखते हैं। जब खेल के द्वारा ही प्राथमिक स्तर पर सीखेंगे तो दोस्तों हमारी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत ये भी नहीं है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये भी नहीं है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत तो दोस्तों हमारा ये भी नहीं है। अब बात करते हैं कि शिक्षण विधि के सिद्धांत, तो दोस्तों ये हमारी शिक्षण विधि है, क्योंकि खेल विधि के द्वारा ही बच्चे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के बारे में सीखते हैं। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 जो है वो है हमारा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको कल भी कराया था। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की ये सबसे निचली परत है जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। यह मंडल पृथ्वी से 18.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर है तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या 18 और 8 का रेशियो है। ठीक, मौसम संबंधी सभी घटना, आंधी, तूफान, वर्षा आदि दोस्तों इसी मंडल में घटित होते हैं, हमारे किसमें? क्षोभ मंडल में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 20वां है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी आपको पता होगा ये हमें खट्टे पदार्थों में मिलती है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे कौन सी बीमारी? बेरी रोग, स्कर्वी रोग, रतौंधी रोग, थकान रोग। अगर बात की जाए दोस्तों आपके विटामिन सी की, तो विटामिन सी से जो बीमारी होने वाली है वो दोस्तों आपकी बीमारी होती है हमारी स्कर्वी जो रोग है, ये हो जाता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। जो आपको स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं इसमें खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते। ठीक है, खून आने लगता है और जख्म जल्दी नहीं भरते। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों ये आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका ये रासायनिक नाम। ठीक है, यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है क्योंकि दोस्तों आपका आंवला खट्टा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 21 प्रश्न दोस्तों क्या है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर कौन है? पद्मा नायडू, प्रतिभा सिंह पाटिल, किरण बेदी, हंसा मेहता। बात कर रहे हैं यहाँ पे आईपीएस अफसर की। तो आईपीएस अफसर जो आपकी थी वो प्रथम थी दोस्तों, जो आपकी 1972 बैच की थी। किसके? 1972 बैच की आईपीएस ऑफिसर थी और ये दोस्तों आपकी पहली आईपीएस थी, पहली महिला आईपीएस थी। तो ये हमारी थी, आंसर है ऑप्शन नंबर 3, किरण बेदी। किरण बेदी है वर्तमान समय में किरण बेदी दिल्ली केंद्र शासित राज्य की। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं हम। और दोस्तों अगर बात करें कि किरण बेदी, तो दोस्तों किरण बेदी ने 2015 में भाजपा की राजनीतिक पार्टी से उम्मीदवार थी ये दिल्ली विधानसभा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है दोस्तों? जो आपका असोम है, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे, असम है ये, असोम ना होके दोस्तों असम है आपका, वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा, मानस, गिर जंगल, कान्हा, किसली। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, काजीरंगा। यह प्रश्न दोस्तों आपका भी हाल ही में जो यूपी SSSC पैट का एग्जाम हुआ है ये उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये एक सिंग वाले गैंडे हाथी के लिए फेमस है आपका ये कौन सा? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये 1908 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों आपका जो है वो क्या है? वो आपका प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का आपका निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन से हमारे बेसाल्ट, चूना पत्थर,
स्लेट और आपका ग्रेफाइट। तो बात कर रहे हैं कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो दोस्तों आपका आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो आपका बेसाल्ट है। क्या है दोस्तों? आपका बेसाल्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं दोस्तों, ये किससे बनती है? तो दोस्तों इनका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। जो इनका जो लावा निकलता है हमारा ज्वालामुखी से, ये उसी से बनती है तथा इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। जैसे इन चट्टानों के दोस्तों उदाहरण है आपके, जैसे कि आपका ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट है, आपका बेसाल्ट है, बेसाल्ट तो लिखा है, और आपका एक और होता है दोस्तों आपका पैगमेटाइट हो गया, ठीक है, ये आपके सारे होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों हमारा कि पृथ्वी के वातावरण को किस तरह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस तरह सतह में ओजोन परत, किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो हमारे यहाँ पे सतह दे रखी है, एक तो आपकी सतह दे रखी है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरी दे रखी है आपको ट्रेपोस्फीयर, मीसोस्फीयर और आयनोस्फीयर। जब बात करें हम कि पृथ्वी के वातावरण में, तो दोस्तों जो ओजोन परत है ये हमारी पाई जाती है दोस्तों आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। और स्ट्रेटोस्फीयर को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं दोस्तों समताप मंडल। ये समताप मंडल है इसका हिंदी में नाम, ठीक है दोस्तों, समताप मंडल है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होती है। कहाँ दोस्तों? आपके सबसे निचले हिस्सा में पाई जाती है तथा यह परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो किरणें होती हैं, जो सूर्य से आती हैं आपकी, ये उनको रोकती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो हमारा क्या प्रश्न है, चलिए देखते हैं। 25वां नंबर दोस्तों प्रश्न है कि सिख धर्म के जो संस्थापक हैं निम्न में से कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। बात करें कि सिख धर्म के संस्थापक की, तो संस्थापक हैं दोस्तों गुरु नानक देव जी, ठीक है। गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब में, कहाँ दोस्तों? पंजाब में हुआ था। पंजाब के कौन से? तलवंडी स्थान में, जो तलवंडी नामक स्थान है यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 दोस्तों है हमारा कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। तो दोस्तों मैंने आपको ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले कराया था, उसमें दूसरा दे रखा था, उसमें आपका वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछा गया था। यहाँ आपका पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन से सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। तो बात करें कि भूकंप की जो तीव्रता है ये हमारी दोस्तों सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है इसका सबसे लंबा दिन जो होता है वो किस दिन होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को और 22 दिसंबर को। तो दोस्तों जब बात की जाए हमारे दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन है ये आपका दोस्तों ये आपका होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इसी तिथि को सूर्य का प्रकाश जो है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। जो मकर रेखा है दोस्तों उस पर लंबवत पड़ता है तथा यह जो घटना है इसी घटना को हम मकर संक्रांति कहलाती है, ठीक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। जो सत्यार्थ प्रकाश है दोस्तों इसके लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों आपके जो सत्यार्थ प्रकाश है इसके जो लेखक हैं वो दोस्तों है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कितना दोस्तों? 1875 ईस्वी को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? बंबई में की थी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी तथा इनका प्रसिद्ध वाक्य था
वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। तो 29 प्रश्न दोस्तों क्या है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू जो है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो हमारा बिहू है, बिहू जो है, बिहू हमारा कहाँ का? असम का ये लोक नृत्य है। कहाँ का दोस्तों? असम का। आपके असम का ये बिहू लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर हम इसकी ट्रिक से याद करें तो दोस्तों हम याद करेंगे कि असम की बहू, क्या? असम की बहू। तो दोस्तों हम इसी से याद कर लेंगे कि असम में कौन सा है? तो असम में है हमारा बिहू लोक नृत्य, असम की बहू। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य चक्र, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। बात कर रहे हैं दोस्तों खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को। तो दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह है इसको हम खाद्य जाल कहते हैं। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन दोस्तों खत्म होता है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस और इसी वीडियो को लाइक कर दें तुरंत के तुरंत और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे 3 पार्ट नहीं देखे तो जाकर आप उनको देख लीजिए, मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों